बढ़ते आगे जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। एसआई भर्ती प्रकरण में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। तो दोपहर 3 बजे करीब ये सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसआई भर्ती प्रकरण में आज भी सुनवाई जारी रहने वाली है। दोपहर 3 बजे करीब ये सुनवाई होगी। तो कल भी सुनवाई होनी थी और आपको बताया कि आज का भी समय बताया जा रहा है। दोपहर 3 बजे ये सुनवाई होगी। एसआई भर्ती प्रकरण में आज भी सुनवाई जारी रहेगी, क्योंकि अब ये कहा गया है कि नियमित सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे ये सुनवाई होगी। तो देखिए, लगातार एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। अब ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, क्योंकि नियमित तौर पर सुनवाई के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। और ऐसे में कल भी जो है सुनवाई थी और आज फिर से एक बार सुनवाई रहने वाली है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लाल डायरी के मुद्दे पर राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल टोंक में राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। गुढ़ा का कहना था कि उन्होंने तो लाल डायरी प्रधानमंत्री और अमित शाह को दे दी है। गुढ़ा ने आरोप लगाया कि सब मिले हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाल डायरी पर फिर बोले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा। केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर बोला सीधा हमला। ये प्रधानमंत्री से पूछना, अमित शाह जी से पूछना कि बार बार लाल डायरी पे जमा ले तो उनको दे दी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में लाल डायरी के चलते सुर्खियों में आने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक बार फिर चर्चा में है। टोंक में एक बार फिर लाल डायरी पर दिया उनका बयान सियासत के केंद्र में है। टोंक में राजेंद्र गुढ़ा गए तो थे जेल में बंद नरेश मीणा से मुलाकात करने। मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन इस दौरान वो पत्रकारों के सवाल के जवाब देते दिखे। जब उनसे लाल डायरी को लेकर सवाल किया गया तो उसके जवाब ने एक बार फिर सियासत को सुलगा दिया। ये प्रधानमंत्री से पूछना, अमित शाह जी से पूछना कि बार बार लाल डायरी पे जमा ले तो उनको दे दी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मिले हुए हैं सारे। कुछ महीने पहले जहां लाल डायरी के मसले पर राजेंद्र गुढ़ा के निशाने पर गहलोत सरकार थी, वहीं टोंक में उन्होंने पीएम और गृह मंत्री पर नाम लेकर हमला किया। इतना ही नहीं, मिली भगत का आरोप भी जड़ दिया। अब हमला सत्ता पक्ष पर हो रहा था तो जवाब भी आया। राजेंद्र गुढ़ा के आरोप पर जवाब दिया बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने। राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अनर्गल बयानों से और उलझुल हरकतों से जिंदा रहना चाहते हैं। ऐसे कुछ नेता राजस्थान में भी पाए जाते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान में है, इसी लाल डायरी के नाम पे चुनाव से पहले खूब माहौल बनाया गया और इसी लाल डायरी के नाम पे गुढ़ा जी को कांग्रेस के नेताओं द्वारा विधानसभा में सदन के अंदर मरम्मत की गई और अब फिर से गुढ़ा जी केवल लाल डायरी के नाम पे जिंदा रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने वास्तव में को लाल डायरी उनके पास में है और अगर उन्होंने किसी सक्षम नेता अधिकारी को दी होती तब तक उस पर कार्रवाई हो जाती। पंकज मीणा राजेंद्र गुढ़ा पर जहां लाल डायरी के भरोसे राजनीति में जिंदा रहने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आई। कांग्रेस का साफ कहना है कि लाल डायरी का कोई मुद्दा था ही नहीं, ये बीजेपी की सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। राजस्थान में विधानसभा आम चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासकर शीर्ष नेतृत्व ने लाल डायरी नामक एक मुद्दा इजाद किया था और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पूरे राजनीतिक दाव पे चले थे, जबकि सबको पता था कि लाल डायरी में कुछ भी नहीं है। और लाल डायरी जो मुद्दा बनाया गया, उस मुद्दे के तथ्यों को आज भाजपा जनता के सामने क्यों नहीं रखती है? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम वो नेता जो लाल डायरी लेकर के घूम रहे थे, वो बताते क्यों नहीं है कि उस लाल डायरी में क्या था? क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए लाल डायरी लाई थी। इसके अतिरिक्त लाल डायरी में कुछ नहीं है। लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या सबूत थे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। सत्ता पक्ष जहां राजेंद्र गुढ़ा पर लाल डायरी के बहाने सियासत में बने रहने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड लेकर आई है और ये सहायता प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत दी जाएगी और इसके तहत 1 सितंबर 2022 से खरीदे गए और राजस्थान में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्टेट जीएसटी की राशि का रिफंड और एक मुश्त अनुदान मिलेगा। हालांकि ये सुविधा केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो राजस्थान से ही खरीदे गए हैं। जानिए लाभ कैसे मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा, भजनलाल सरकार देगी सब्सिडी, ई व्हीकल्स खरीद पर नहीं चुकाना होगा टैक्स। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत 200 करोड़ रुपए का ई वाहन प्रमोशन फंड लेकर आए हैं। ये पहल फॉस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिशा निर्देशों के तहत है, जिसका मकसद आधुनिक बैटरी तकनीक से लैस इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। ये सब्सिडी 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए और राजस्थान में रजिस्टर्ड वाहनों पर लागू होगी। हालांकि केवल उन्हीं वाहनों के लिए मान्य होगी जो राज्य के भीतर खरीदे गए हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि फेम 2 के तहत पंजीकृत वाहन निर्माताओं को सबसे पहले राज्य के परिवहन विभाग की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें अपने ईवी मॉडल्स की बैटरी प्रकार और क्षमता सहित सभी जानकारी फेम 2 दिशा निर्देशों के अनुसार पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। अब आपको बताते हैं कैसे करें सब्सिडी के लिए आवेदन। वाहन मालिक को अपने वाहन का पंजीयन नंबर और चेसिस नंबर पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। वाहन स्वामी को अपनी बैंक डिटेल्स, पासबुक, फ्रंट पेज या रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करना होगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने हर श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी की एक सीमा तय की है। ऐसे में वाहन निर्माता, डीलर और ग्राहक समय अवधि के अंदर पोर्टल पर आवेदन करें ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में नया इनकम टैक्स बिल होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बिल पेश करेंगी। देखिए, नए बिल में आयकर नियमों को बनाया जा सकता है आसान। तो बजट के बाद आज ये पहला दिन रहेगा जब निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ये बिल। दरअसल नया इनकम टैक्स बिल ये रहने वाला है क्योंकि अब जो इनकम टैक्स का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और इस बार के बजट में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। और ऐसे में अपने बजट भाषण में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल के बारे में बताया था कि वो नए बिल में आयकर नियमों को आसान बनाने के लिए आज इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। संसद में पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। अब देखना होगा कि क्या खासियत रहने वाली है, क्योंकि आमजन के लिए बहुत आसान हो सके ये इनकम टैक्स का बिल, इसीलिए इस बिल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है संसद का। आज कई सारे बड़े फैसले संसद के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि विपक्ष भी शांत बैठने वाला नहीं है, वो भी लगातार इसका विरोध करने को देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज नया इनकम टैक्स बिल पेश होगा। तो वहीं संसद में आज वक्फ संशोधन बिल जेपीसी रिपोर्ट पेश होने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई जेपीसी रिपोर्ट में देश भर की विवादास्पद वक्फ संपत्तियों के मामले का ब्यौरा दिया गया है और इस रिपोर्ट में विधेयक के कई पहलुओं पर विचार और सबूत पेश किए गए हैं। रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा और रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का भी रिकॉर्ड शामिल है जो जेपीसी के सामने रखे गए थे। तो देखिए, आज ये वक्फ बिल पर इसी जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश होगी। देखिए, सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार जाहिर तौर पर लग रहे हैं। जगदम्बिका पाल पेश करेंगे इस रिपोर्ट को। तो आज दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज संसद के अंदर चर्चा का विषय रहने वाला है। एक तरफ तो जो नई इनकम टैक्स है उसको लेकर चर्चा रहेगी, उस पर बिल पेश किया जाएगा और दूसरा ये है कि आज
वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट भी पेश की जाने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आज ये बिल रखे जाएंगे और देखना होगा कि किस तरीके से आज विपक्ष इन सभी बिलों पर अपनी रणनीति के तहत कार्य करता हुआ नजर आता है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण है आज का दिन, आज संसद में काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो पेशकश चल रहा है वो खत्म भी नहीं हुआ था कि प्रदेश में भर्ती परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी संस्था आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार भले एसआई परीक्षा रद्द करने से इनकार कर चुकी हो, लेकिन हाईकोर्ट के रुख ने पूरी तस्वीर को बदल दिया है। कोर्ट ने एक तरफ सरकार पर सख्त टिप्पणी की, वहीं आरपीएससी चेयरमैन को भी जम करके फटकार लगाई है। और ऐसे में सियासी बयानबाजी और सवालों का दौर शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आरपीएससी पर सियासी बयानबाजी तेज। किरोड़ी लाल मीणा बोले भंग नहीं होगी आरपीएससी। सचिन पायलट की मांग, आरपीएससी पर सही कदम उठाए सरकार। मंगलवार को एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जिस तरह का सख्त रुख राजस्थान हाईकोर्ट ने दिखाया, उसके बाद आरपीएससी भी सवालों के घेरे में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एसआई भर्ती पेपर परीक्षा रद्द करने की मांग प्रमुखता से उठाने वाले राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री किरोड़ी का मानना है कि आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई थी उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आरपीएससी वो होनी चाहिए। आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, इसे भंग करना आसान नहीं। विधेयक लाकर बदलाव किया जा सकता है। सरकार आरपीएससी में सदस्यों की संख्या चयन का आधार तय कर सकती है। राजनीतिक नियुक्तियों की बजाय योग्यता तय की जा सकती है। योग्य सदस्यों की नियुक्ति से आरपीएससी में सुधार हो सकता है। मंगलवार को हाईकोर्ट में आरपीएससी को आयोग के सदस्य के पेपर लीक में शामिल होने के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने पर फटकार लगाई थी। ऐसे में विपक्ष भी सरकार से इस मामले में सही कदम उठाने की बात कह रहा है। सरकार को मुझे लगता है बिना समय जाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। सब चीजों में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, कोई मापदंड हो, कोई क्राइटेरिया हो। सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए वर्ग, जाति, समाज और प्रांत के अलग अलग लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए हम नियुक्तियां करेंगे तो वो गुणवत्ता में बहुत कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं। जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को अभी तक सरकार ने कोई भी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट दे रही है। और कल का जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट का आया है, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं रहा कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। पेपर लीक पर बवाल के बीच अब आरपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि कब होगा आरपीएससी में बदलाव और कैसे लौटेगी आरपीएससी की साख। आइए अब आपको बताते हैं कि आरपीएससी है क्या और इसकी स्थापना कब की गई। आरपीएससी सरकारी निकाय है, संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 1949 प्रभाव में आया था। सरकारी भर्तियों के लिए आवेदकों का चयन करता है। आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। कार्यप्रणाली आरपीएससी नियम और शर्तें 1963 के मुताबिक तय होती हैं। आधे सदस्यों को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कैलाश चंद मीणा आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इस बार पेपर लीक होने के चलते आरपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आरओ-ईओ परीक्षा 2023 पेपर लीक के कारण रद्द हुए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक, हाईकोर्ट में मामला लंबित। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर लीक। बार बार होते पेपर लीक और उसमें आरपीएससी सदस्यों की मिली भगत ने सबसे बड़ी संस्था की साख पर बट्टा लगाया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पेपर लीक के मुद्दे पर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में घनघोर लापरवाही बरतने वाले आरपीएससी के लिए क्या निर्देश दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।